दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। एचएन न्यूज के वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस विशेष खास मुलाकात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस पावन पर्व पर हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो प्रिंट मीडिया में पिछले 35 वर्षों से छाया पत्रकार के तौर पर इस समाज के लिए अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। अपनी जादुई फोटोग्राफी से प्रशासन का ध्यान खींचने का काम हो या हो फिर लोगों को न्याय दिलाने का काम, हमेशा फोटोग्राफी काम में अग्रसर तत्पर रहने वाले नागपुर के वरिष्ठ फोटोग्राफर शेखर सोनी जी को सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज के इस खास मुलाकात के लिए वरिष्ठ पत्रकार शेखर सोनी जी इस स्टूडियो में आने वाले, ये जब जानकारी हमारे दर्शकों को मिली तो सोनी साहब, दर्शकों के कुछ सवाल हैं वो भी हम आज के इस कार्यक्रम में जरूर लेंगे। मैं फिर से एक बार वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन तमाम लोगों को देता हूं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उस कार्यक्रम में आपका भी स्वागत करता हूं। सर, आपका भी स्वागत करता हूं। परिचय यदि मैं देना चाहूँ तो सोनी साहब के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोनी साहब, आपका जो जन्म है मध्य प्रदेश का है और वरिष्ठ फोटोग्राफर के तौर पर नागपुर ने, बल्कि फिर विदर्भ हो, महाराष्ट्र हो या समूचा भारतवर्ष आपको आपके कामों को बखूबी के साथ आपकी फोटो पत्रकारिता को जानता है। सर, इतना नहीं तो अब तक आपने हजारों से भी ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र के विषयों में फोटो पत्रकारिता का काम किया है। और मैं बात करूं राजनीति की, तो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या खेल जगत से लेके हॉलीवुड और अपराध जगत तक की सभी घटनाएं फोटो पत्रकारिता के माध्यम से अखबार की फ्रंट पेज की शीर्ष लाइन बनी है। इतना नहीं तो शेखर जी, आप छत्तीसगढ़ के सलवा जुड़ूम में आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसके चलते सेंट्रल इंडिया के आप एकमात्र ऐसे फोटो पत्रकार हैं जिन्हें NFI, जिसे हम नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से फेलोशिप भी आपको दिया गया है। यह बहुत बड़ा आपका सम्मान भी है। यदि मैं जन्मस्थल की बात करूं तो आचार्य रजनीश उपाख्य ओशो को कौन नहीं जानता। जिस कुछवाड़ा गांव के तहसील में जन्मे थे, तो वहीं भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी आपके जन्मभूमि के विधायक रह चुके हैं। उसी जन्मभूमि उदयपुरा तहसील जिला रायसेन भोपाल मध्य प्रदेश में आपका भी जन्म हुआ है और आपकी शिक्षा मध्य प्रदेश के देवास से आपने की है। सर, इतना नहीं तो फोटोग्राफी का जो एजुकेशन जो है, आपने नागपुर के प्रज्ञा फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा भी किया है। अब तक 25 फोटो एग्जीबिशन आपके हो चुके हैं। और इतना ही नहीं तो जो सबसे बड़ा एक आर्ट गैलरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसी जहांगीर आर्ट गैलरी में भी आपके छायाचित्रों का शानदार प्रदर्शन हुआ था। तो वहीं 25 बुक्स में अलग अलग शानदार फोटो भी छपे हैं। अब तक के 50 से भी ज़्यादा अवार्ड से आपको सम्मानित भी किया है। और ये ऐसी पर्सनैलिटी है शेखर सोनी साहब, जिन्हें कौन नहीं जानता। पिछले 35 वर्षों से लगातार कामकाज कर रहे हैं। और दर्शकों, सोनी साहब जैसे आने वाले हैं, आपको जब पता चला आपके जो सवाल थे, मैं आप ही के सवाल आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस पावन पर्व पर सर से जरूर पूछने वाला हूँ। सर, मैं कार्यक्रम की शुरुआत में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत एचएन न्यूज़ के लाखों दर्शकों की ओर से स्वागत करता हूँ। और मुंबई से हमारे अंकित का एक सवाल था। उनका सवाल ये था कि सर, फोटोग्राफी करने का जो मन है, आपने कब और कैसे बनाया और इसके लिए आपको किसकी प्रेरणा मिली थी? क्या कहना चाहोगे सोनी साहब? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो संजय जी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर मुझे कुछ बोलने का आपने सुअवसर दिया, उसके लिए मैं आपका और दर्शकों का और इस इंस्टीट्यूशन का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बिल्कुल।
दूसरा ये कि आपने अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे पहले मुझे फोटोग्राफी की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो हमारे दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल हैं, एज ए मैं टाइपिस्ट करके ज्वाइन हुआ था राष्ट्रदूत, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रेस फोटोग्राफी करने का सुअवसर दिया है और मुझे उनसे प्रेरणा मिली। फिर सतीश पावड़े जी मेरी ज़िंदगी में आए और फिर वहाँ से मैं रघुराज जी तक पहुँचा। ये मेरी शुरुआत है फोटोग्राफी में आने की। तो अंकित जी, जैसे आपका जो सवाल था, आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी इनके सहयोग से या इनके प्रेरणा मिली थी, जिसके चलते इन्होंने इस क्षेत्र में पदार्पण किया और 35 वर्ष देखते देखते निकल चुके हैं। समाज की काफ़ी अच्छा आज भी आप सेवाएं दे रहे हो। सर दूसरा प्रश्न, सर दूसरा सवाल जो था वो दिल्ली के हमारे शेखर भाई का था। तो शेखर भाई, आपका सवाल भी लेते हैं। शेखर भाई का ये सवाल हमारा था कि दैनिक राष्ट्रदूत से लेकर अब तक आपने कई अखबारों के लिए काम किया है, या ये कहे कि अभी भी आपका काम जारी है, आपका क्या अनुभव रहा है? कि 1987 से मैं 89 तक मैं राष्ट्रदूत पेपर में रहा। वहाँ पर मैंने फोटोग्राफी की जो इनिशियल स्टेज का था। इसके बाद मैं यहाँ पर प्रमुख अखबार है जनवाद, उसमें मैंने काम किया 89 से 92 तक। और 92 से मैं 2012 तक मैंने इंडियन एक्सप्रेस लोकसत्ता में काम किया। और उसके बाद में मैं अभी इंडिया टुडे के लिए एज ए फ्रीलांसर फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत सारी देश की मैगज़ीन, बहुत सारे न्यूज़पेपर में मैं काम करता हूँ और एज ए फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो शेखर भाई, आपके सवाल का जवाब भी इस समय में आज के हमारे मेहमान शेखर सोनी साहब ने दिया है। सर तीसरा, ग्वालियर से एक हमारे चेतन है, चेतन का एक सवाल था कि सोनी साहब फोटोग्राफी की यदि शॉर्ट में बात करना चाहे तो फोटोग्राफी का क्या इतिहास होता है या रहा है? फोटोग्राफी का ये इतिहास है कि 1416 में सबसे पहले पिनहोल कैमरे का निर्माण हुआ था। और जैसे आपने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के लिए बोला है, तो सबसे पहले वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया क्यों जाता है? क्योंकि पहला क्लिक हुआ था 1839 में, पहला फ़ोटो क्लिक हुआ था, इसलिए हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाते हैं। पूरा वर्ल्ड फोटोग्राफी के रूप में 19 अगस्त मनाता है और ये हमारे लिए बहुत पावन पर्व है। हम सब फोटोग्राफर के लिए, जो वर्ल्ड के फोटोग्राफर हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है ये। और आपने इस दिन के उपलक्ष्य में मेरा यहाँ पर इंटरव्यू या मुझे यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर गोवा पणजी से हमारे साथ में विकास जी जुड़ चुके थे। विकास जी का एक सवाल था कि पूरे विश्व में वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस बड़ी शानदार तरीके से मनाया जाता है, इस विशेष डे का अपना कितना महत्व है? बहुत महत्व है, जिस टाइप से कि जैसे पहला फ़ोटो उस टाइम में निकाला गया, तो उसके कि हमारे रघुराज जी हैं जो इंटरनेशनल फोटोग्राफर हैं, वर्ल्ड के जो टॉप 10 फोटोग्राफर हैं उनमें से एक फोटोग्राफर हैं वो, और इंडिया के टॉप फोटो जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना ये है कि एक लाइफ में फ़ोटोग्राफी सीखी ही नहीं जा सकती। और जिसमें इतने चेंजेस मैंने खुद ने इसमें देखे कि जब मैं था तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थी, फिर कलर फोटोग्राफी हुआ, फिर स्कैनिंग करते थे हमारे फ़ोटो से, और आज हम डिजिटल फोटोग्राफी में हैं और भी AI तक हम अभी पहुंच गए हैं। काफ़ी चेंज होते रहते हैं डे बाय डे में, और हमको आज नहीं लगता कि AI के बाद में भी और कौन सा चेंज आने वाला है। तो सचमुच में जो रघुराज सर ने उस टाइम में, आज के 50 साल पहले उन्होंने ये बात कही थी कि फ़ोटोग्राफी बहुत ही वाइड फोटोग्राफी का कोर्स है, जो एक लाइफ में सीखना या फोटोग्राफी करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए दर दिवसी हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है। दिल्ली से हमारे दूसरे दर्शक है यश। इनका एक सवाल था कि सर काफ़ी उन्होंने आपके मतलब अखबार भी देखे हैं, फ़ोटो को भी देखा है, तो काफ़ी खुश थे। उन्होंने एक सवाल ये पूछा था कि सोनी साहब, आपके हर फोटोग्राफी जो होती है ना वो काफ़ी विजुअलाइज होती है, बिना आर्टिकल पढ़े अखबार में फोटोग्राफी से न्यूज़ का जो सारांश जो होता है वो समझ में आता है। इस पर आपकी क्या राय? ये उनका सवाल था। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है आपके दर्शकों के माध्यम से। जैसे फोटोग्राफी के लिए बोला जाता है कि एक फ़ोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। करेक्ट। कि जो हमारे न्यूज़पेपर हो या न्यूज़ मैगज़ीन हो या कहीं और किसी बुक में कोई फ़ोटो छपता है या न्यूज़ छपता है, तो उसमें फ़ोटोग्राफ़र का एक फ़ोटो काफ़ी 3-4 कॉलम में यदि छप जाता है तो उसके जो मायने होते हैं, तो जो 1000 शब्द हैं या 2000 शब्द हैं उसमें भी वो इम्पैक्ट नहीं आ पाता जितना एक फ़ोटो स्पीक होता है। आज की किसी टाइप की भी कोई हम घटनाएँ देख लें, न्यूज़ के जो फ्रंट पेज पर जो फ़ोटो आते हैं उनमें एक फ़ोटो से ही, यदि कोई लैंग्वेज नहीं जानता
है कि ऐसा बोला जाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज है फोटोग्राफी, जैसे म्यूज़िक का भी यूनिवर्सल लैंग्वेज, ऐसी फोटोग्राफी भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये फ़ोटो के माध्यम से ही हम जान लेते हैं कि किस टाइप से कौन सी घटना है, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, कि अभी हमारे यहाँ ओलंपिक हुआ उससे रिलेटेड जो फ़ोटो आए उसके नीचे हमने यदि कैप्शन नहीं भी पढ़ा है तो उस पर्सन का फ़ोटो देखकर इमेजिनेशन करके और सब पूरा हम जान जाते हैं किस टाइप का न्यूज़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी, आपके सवाल का जवाब इस समय में आज के हमारे मेहमान शेखर सोनी साहब ने दिया है। सर, इस समय में हमारे हरिद्वार से हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विशाल उनका नाम है। विशाल जी ने ये कहा था कि शेखर जी, क्या आपको लगता है कि नागपुर में भी फोटोग्राफी एकेडमी बनना चाहिए? निश्चित रूप से, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि निश्चित रूप से एक अच्छा आर्ट गैलरी होना चाहिए। जिस टाइप से हमारे यहाँ मुंबई में आर्ट गैलरी है, दिल्ली में आर्ट गैलरी है, बहुत सारी सिटी में है, उस तोड़ की है, उस लेवल की हमारे यहाँ अभी तक कोई आर्ट गैलरी बहुत अच्छा नहीं है जहाँ पर हमारे यहाँ जो भी आर्टिस्ट हों चाहे फोटोग्राफर हों कि उस लेवल का आर्ट गैलरी होना चाहिए, एकेडमी होना चाहिए, तो जिससे यहाँ के विदर्भ की जनता को बहुत एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। किस प्रकार का एडवांटेज विदर्भ के बच्चों को मिलेगा या विद्यार्थियों को मिलेगा, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। सर, हमारे नांदेड़ से और एक दर्शक जुड़ चुके थे, प्रकाश राव, जिनका नाम है। प्रकाश राव, मैं आपका सवाल जरूर ले रहा हूँ। प्रकाश राव का ये मानना था, कहना था कि सर, जब आप फोटोग्राफी करने, जब फील्ड पर आप फोटोग्राफी करते हो जिसमें कई आंदोलन को भी आप कवर करते हो, और इस दरमियान कई ऐसी बातें होती है, घटनाएं होती है कि कई बार पत्थरबाजी होती है, लाठीचार्ज होता है, भागम भाग भी होती है, कभी कभी लोगों के गुस्से का सामना भी आपको करना पड़ता है। ऐसे में आप इन परिस्थितियों में किस प्रकार का सामना करते हो, कैसे खुद को महसूस सुरक्षित रख सकते हो? यहाँ की सैकड़ों घटनाएं हैं। जैसा कि मैं 35 साल से प्रेस फोटोग्राफर हूँ नागपुर में, यहाँ की सबसे बड़ी घटना हुई है कि यहाँ पर 114 लोगों का डेथ हुआ था वैरायटी चौक के पास में, यहाँ पर 0 माइल है, और वहाँ पर आदिवासी लोगों का, ग्वारी आदिवासी लोगों को एक स्टैम्पीड हुआ था और इसमें 114 लोगों का डेथ हुआ था। उस टाइम में पुलिस, जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की डेथ होती है तो बहुत सारा गुस्सा मीडिया पर भी आता है कि इन लोगों की वजह से हो रहा है। उस टाइम पर हम फोटोग्राफर लोगों के ऊपर बहुत प्रॉब्लम हुआ था, सब लोग हमको मारने के लिए जो भी पुलिस से थे, कुछ उस टाइम में बहुत सारे, और जो आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से कभी कुछ पथरावबाज, पत्थरबाजी, या फिर हमारे को एग्जैक्टली ठीक से पेश नहीं कर पाते वो हम लोगों को, वो जो रिस्पेक्ट एक जर्नलिस्ट का है, फोटो जर्नलिस्ट का है, वो नहीं मिल पाता है। वो बहुत सारा गुस्सा हम लोगों को सहन करना पड़ता है। चाहे यहाँ पर रोड वाइडनिंग का काम हुआ हो यहाँ पर सदर में, उस टाइम में भी हम लोगों को काफ़ी सहना पड़ा था। एक यहाँ पर टाइगर झोपड़पट्टी थी, उसमें भी जब हुआ था तो पुलिस वाले किसी वहाँ के लोगों को लाठी से मार रहे थे। उस टाइम में हमने फ़ोटो लिया तो कुछ लाठियाँ हमारे तरफ में भी पुलिस वालों ने भानी थी। तो हमको कैमरे का भी सेफ्टी करना पड़ता है, अपने आप को ही बचाना पड़ता है और फ़ोटो भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो एडिटर रहते हैं ऑफिस में बैठे हुए, उनको द बेस्ट पिक्चर चाहिए रहता है। तो इसलिए हम अपनी जान डालकर, आफत में जानकर और अपने तरीके से अच्छे फ़ोटो लेने का कोशिश करते हैं। दर्शकों, जब शेखर सोनी साहब ने बात किया और बताया कि कैसे कैसे किन कठिन परिस्थितियों में इनको कामकाज करना पड़ता है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैं इस वर्ल्ड डे फोटोग्राफी के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कोई भी फोटोग्राफर हो, संवाददाता हो, या जो मीडिया का पर्सन है जो न्यूज़ कवर करने आता, उनके ऊपर में कतई हमले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कामकाज करते हैं, इस समाज के लिए कामकाज करते हैं। कोई अच्छी खबर बताना या एक्सपोज करने के लिए ये काम करते हैं। इसका मतलब ये आपसे इनकी कोई जाति दुश्मनी, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है। ये समाज के लिए कामकाज करते हैं। इनके भावनाओं को समझे, इनको सपोर्ट करें, ना कि इस प्रकार के हमले करें। अगर ऐसे हमले होते रहेंगे तो वो दूर नहीं, जब लोकतंत्र का ये चौथा जो स्तंभ कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं डगमगाया जाएगा। अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि डगमगाया गया, वो दिन दूर नहीं, पूरा देश हिटलरशाही की ओर बढ़ेगा। आज पत्रकार है, पत्रकारिता है, फोटोग्राफर है, चाहे कैमरा पर्सन हो, चाहे वीडियो पर्सन हो या वीडियो एडिटर हो, इन लोगों के वजह से ही आज लोकतंत्र बचा है। संविधान में जिस प्रकार से इसका जिक्र जो किया है, वो यही किया है कि मीडिया को चौथा आधार स्तंभ कहा है, उनका सम्मान करें, यही समय की मांग है।
सोनी साहब, बढ़िया, थैंक यू सर। सोनी साहब, जब भी आप फील्ड पे जाते हो तो कई ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें भी करना पड़ता है। जो हमारे कैमरा पर्सन, संवाददाता जब जाते हैं तो आते हैं हमारे पास कि सर ये क्या, और पुलिस भी इसमें कुछ कम नहीं होती, पुलिस भी इसमें हाथ धो लेते हैं, मगर वही पुलिस रहती है जिन्हें फिर तकलीफ होती है तो वही आते हैं कि सर हमारी न्यूज़ बनाओ। तो ये दो जो तस्वीरें जो हैं इनमें कैसे बदलाव ला सकते हैं अपन? एक ही पुलिस भी अपने दायित्व का ध्यान रखे, प्रेस वाले भी अपना दायित्व का ध्यान रखे, और जो आंदोलनकारी भी हैं कि जिस टाइप से, ये नहीं है मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, एज ए मैं जर्नलिस्ट करके बात करता हूँ, फोटो जर्नलिस्ट करके भी, कि अभी बहुत सारा वायलेंस हम पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, हम पूरे इंडिया में देखते हैं, लेकिन योगी जी ने यूपी में इस टाइप से बहुत अच्छा किया है कि यदि किसी भी संगठन द्वारा, किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी स्टूडेंट के द्वारा यदि वो होता है तो उसकी भरपाई भी उन्हीं लोगों को करना है। एक अच्छा ये, उस डर से लोग किसी टाइप का कोई, ये जो भी गवर्नमेंट की संपत्ति आपकी अपनी हमारी है, तो इस टाइप से एक अच्छा मैसेज जाता है, तो लोग इस टाइप से ना किसी गवर्नमेंट की बस को जलाएं, ना किसी गवर्नमेंट के ऑफिस को वो नुकसान पहुंचाएं। इसलिए उन आंदोलनकारियों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो जब एक सामंजस्य रहेगा आपकी, जिस टाइप से महात्मा गांधी हमारे भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे या धरना देते थे या अपनी बात किसी माध्यम से कह सकते थे, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस में कहें, चाहे विधानसभा में कहें, चाहे वो देश की पंचायत में कहें, अपनी बात रखने का, चाहे वो मीडिया के माध्यम से रखें। और आजकल तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, इतने सारे हमारी बात पहुंचाने के माध्यम हमारे कंट्री में, वर्ल्ड में हैं कि हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन किसी भी टाइप का गवर्नमेंट की संपत्ति या किसी भी टाइप की कोई संपत्ति का नुकसान ना करते हुए हम आपस में कोऑर्डिनेशन पुलिस, मीडिया और आंदोलनकारियों का रहेगा तो और ये देश बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल, क्योंकि देश की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है, और जो राष्ट्रीय की संपत्ति थी वो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं ट्रेन की यदि बात करूं, अगर ट्रेन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो जो यात्री अपने गंतव्य स्थान के लिए जो निकल पड़ता है उन्हें भी उस सफ़र के दरमियान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे देश की संपत्ति को हम इसी प्रकार नष्ट करें तो वो दिन दूर नहीं, अब हम महासत्ता की जिंदगी में नहीं बन सकते, और बाकी की जो देश है वो हमें इस तरह देखेंगे कि हम उनके नज़रों में नज़र नहीं मिला सकेंगे। इसलिए अपने देश की हर संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति है, उसको संजोगे रखना यही समय की मांग है। सर, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ, शानदार जानदार तरीके के साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन मैंने एक देखा कि नागपुर में कि एक प्रेस फोटोग्राफर एंड कैमरा मैन वेलफेयर जो एसोसिएशन है, जो नागपुर में उनका समूह है, सर उस समूह का किस प्रकार का कामकाज होता है, या ये कहे कि इनका उपक्रम जो है किस प्रकार का है? प्रेस फोटोग्राफर और कैमरामैन वेलफेयर एसोसिएशन बहुत अच्छी संस्था है और बहुत अच्छा काम वो कर रही है, और फोटोग्राफर्स के और कैमरामैन के वेलफेयर के लिए काफ़ी बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड है, फोटोग्राफी से रिलेटेड है, कैमरामैन से रिलेटेड है। हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, 5-10 टीमें हम लोग क्रिएट करते हैं और उसमें आपस में खेल के, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड विनिंग प्राइज़ रहते हैं, और एक अच्छा डिफरेंट टाइप का हम लोग जब 24 घंटे हम लोग मीडिया से रिलेटेड जो कुछ भी कंट्री में होता है, हमारे नागपुर में विदर्भ में होता है, उससे वो रिलेटेड रहते हैं, लेकिन अपने लिए भी कि जिस टाइप से डिफेंस के लोग अपने लिए भी कुछ टाइम देते हैं, तो फोटोग्राफर्स और कैमरामैन को भी अपने टाइम के देना चाहिए। तो हमारे लिए वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के 19 अगस्त के पहले के 3-4 दिन और बाद के 3-4 दिन। यहाँ पर भी विदर्भ में एक अमरावती हमारा संभाग है, उसमें भी बहुत अच्छे वहाँ की जो संगठन हैं वो कैमरे की दिंडी निकालते हैं, बहुत सारे काम होते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सब बहुत अच्छे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे से रिलेटेड एक इनोवेटिव आइडिया करके नए नए प्रोग्राम हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। बीच में रोकना चाहूँगा, जैसे आपने एक जिक्र किया कि दिंडी निकालते हैं, लेकिन नागपुर का जो समूह है, क्या वे दिंडी निकालने वाले या और कोई खेल कूद या कुछ ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम रखने वाले, क्या कहना चाहोगे?
तो नागपुर के जो फोटोग्राफर हैं वो अभी वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमको फुटबॉल खेलना है, वो करना है। हेल्थ से रिलेटेड कि सब लोगों का बीमा हो, सब लोगों के लिए, उनसे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आगे फ्यूचर में और भी हम कल्चरल प्रोग्राम भी करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी और उस तरफ हम लोगों का सबका ध्यान है और निश्चित रूप से आपको कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत जल्दी सुनने देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शकों का भी इंतजार रहेगा इस बात के लिए। तो शेखर सोनी साहब ने कहा कि प्रेस फोटोग्राफर एंड कैमरामैन वेलफेयर जो एसोसिएशन है उनका कामकाज कैसे चलता है, क्या कामकाज होता है, इनके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी रोशनी डाली है। सर, मुंबई के लोखंडवाला से गायत्री मैडम का एक सवाल आपके लिए था कि सलवा जुड़ूम ये जो मूवमेंट होता है जो आपने शूट किया था, क्योंकि सलवा जुड़ूम ये नाम आते ही एक अलग बात बनती है। सर, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस सलवा जुड़ूम के शूट को लेके, क्या आपका अनुभव था? आपके दर्शक बहुत अच्छे हैं मेरे बारे में, या जो भी मैंने, क्योंकि ये काम बहुत कम फोटोग्राफर लोगों ने सलवा जुड़ूम का किया है और इस टाइप से ये प्रश्न आया तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा प्रश्न है। और सबसे ज़्यादा यदि जो मेरी डेयरिंग का पार्ट जो है कि जैसे मैं बोलता हूँ, जनरली ध्यान रखता हूँ कि यदि जब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूँ इंस्टीट्यूशन में तो मैं 10D का यूज़ करता हूँ कि हमारा ड्रीम हो, डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, डिटर्मिनेशन हो। और उसमें एक डेयरिंग का ही पार्ट है कि एक अच्छे प्रेस फोटोग्राफर के लिए, अच्छे कैमरामैन के लिए, अच्छे जर्नलिस्ट के लिए डेयरिंग बहुत ज़रूरी है। तो जिस डेयरिंग का सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ पर एडवांटेज हुआ वो सलवा जुड़म में हुआ। ये नक्सल मूवमेंट के अगेंस्ट में ये मूवमेंट है सलवा जुड़म, कि वहाँ के आदिवासी लोगों ने इकट्ठा होकर ये तय किया था कि हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ से जो भी नक्सल मूवमेंट है वो यहाँ से चले जाना चाहिए, वो किसी अदर स्टेट में जाएं या आउट ऑफ कंट्री जाएं। तो उन सब आदिवासी लोगों ने एक समूह बनाया जिसका नाम है सलवा जुड़म। जिस टाइप से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक शांति मार्च मूवमेंट बनाया था, इस टाइप से ये मूवमेंट था। काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी रहा। आज के टाइम में, आज की डेट में बहुत कुछ वहाँ पर सलवा जुड़म के माध्यम से बहुत सारे नक्सली वहाँ से बाहर गए भी हैं और वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत कंट्रोल किया है। तो उसके उस सलवा जुड़म से रिलेटेड मैंने 5 साल काम किया उस नक्सली एरिया में, चाहे वो जगरगुंडा हो और पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया हो, उसमें सब अलग अलग लगभग 8-10 डिस्ट्रिक्ट उससे अफेक्टेड रहे हैं। मैंने 5 साल वहाँ पर काम किया है। मेरी कार से हो जाता था। इंडियन एक्सप्रेस लोक सत्ता के माध्यम से मुझे बहुत कवर करने के लिए वहाँ पर मिला और वो बहुत ही मेरे लिए चैलेंजिंग फोटोग्राफी था। जी। और उसकी वजह से जितना वो रिस्की था उसकी हिसाब से मुझे उसका रिटर्न बैक भी मिला। NFI एक हमारे यहाँ कंट्री की संस्था है, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया दिल्ली की, उसने मुझे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा मेरे लिए एक रिवार्ड भी दिया है जो सेंट्रल इंडिया में मुझे मिला है। अभी तक किसी और के पास में फिलहाल वो नहीं है। तो जब आप काम करते हैं इस डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से, तो आपको रिजल्ट भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो कामकाज करते हैं। काम करना है करके काम नहीं करना है, वो काम के प्रति इतनी संवेदनशीलता चाहिए, इतना डेडिकेशन चाहिए और पूरा करने का एक साहस चाहिए, जिसे डेयरिंग कहते हैं। ये जब सब बातें जब मिलके उसका जो आउटपुट निकलता है, तब वो न्यूज़ हो, चाहे फोटो हो या अन्य कोई भी काम हो, कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, ये वही पिलर्स है जो हमें मजबूत बनाता है। सर, चंद्रपुर से हमारे सपना मैडम का एक सवाल था कि जैसे अभी आपने एक सवाल के जवाब में दुर्गा प्रसाद जी का जो जिक्र किया था, कि वही सवाल है कि दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी का कितना सपोर्ट आपको फोटोग्राफर बनने में मिला है और आप इस क्षेत्र में किसको अपना मेंटर मानते हो? अच्छा प्रश्न है, भी बहुत बढ़िया कि दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी की वजह से मैं तो एज ए टाइपिस्ट करके मैं राष्ट्रदूत में ज्वाइन हुआ था और उन्होंने प्रेस फोटोग्राफर को मुझे बनाया। वहाँ से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मुझे सतीश पावड़े जी मिले जनबाद में, तो उन्होंने मेरा कैरियर को समझा और मैं फोटोग्राफी में क्या क्या कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर के जानवर को उन्होंने जाना और उसको जगाया और मैं उनके माध्यम से बहुत कुछ कर पाया। और उनके माध्यम से मैं रघुराय जी तक पहुँचा जो कि देश के बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं। और सचमुच में कि रघुराय से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनको रघुराय सर ने इतना काम किया है कि 50 साल के कैरियर में उन्होंने 50 बुक निकाली हैं, जो भी वर्ल्ड में किसी भी फोटोग्राफर की इतनी अधिक बुक नहीं है। और वो सब बुक बहुत अच्छी हैं, चाहे वो मदर टेरेसा का ऊपर हो, इंदिरा गांधी के ऊपर हो, ताज के ऊपर हो, बहुत सारा उन्होंने काम किया है।
तो इन बहुत सारे और भी मेंटर हैं जो फोटोग्राफर, जब आप दिल से किसी उससे जुड़ते हैं, यदि आप 100% डालेंगे फोटोग्राफी में तो आपको सब फोटोग्राफर को प्यार करना पड़ेगा, उनके काम को समझना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा आपको डे बाई डे में अपडेट रहना पड़ता है, जब कहीं जाके एक आप अच्छे फोटोग्राफर के रूप में डेवलप होते रहते हैं। तो दर्शकों, हमने काफ़ी अच्छी जानकारी आज के हमारे जो मेहमान हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के इस अवसर पर खास तौर पर खास मुलाकात के लिए आज AHN न्यूज़ के स्टूडियो में आज शेखर सोनी साहब आए और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और भी सोनी साहब, हमारे दर्शकों के सवाल अभी बाकी है। तो सर, आपका जो पहला फोटो एग्जीबिशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था और भविष्य में और भी क्या एग्जीबिशन होने वाले हैं? संजय जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और किसी फोटोग्राफर को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसके फ़ोटो एग्जीबिशन या उसके बुक के बारे में बात हो। तो जैसे रघुराज जी बोलते हैं कि भाई मेरा, यदि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मेरे जो बुक हैं उनमें वो ज़्यादा आजकल रमे हुए रहते हैं। तो फोटोग्राफ तो उन्होंने बहुत निकाले हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा कंफर्ट और सबसे अच्छा लगता है वो बुक निकालने में, बुक बनाने में। तो ऐसे ही है कि मेरे बहुत सारे एग्जीबिशन हुए। और पहला क्वेश्चन आपका अच्छा है कि पहला एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ। तो मेरा I90 में 1990 में मेरा फ़ोटो एग्जीबिशन पहला यहाँ हुआ था। बर्डी में एक हॉल है नागपुर में, वहाँ पर हुआ। इसके बाद में 15, 20, 25 मेरे एग्जीबिशन हुए हैं। और दूसरा कि मुझे जहांगीर आर्ट गैलरी, जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र की बहुत अच्छी आर्ट गैलरी है, मुंबई की बहुत अच्छी आर्ट गैलरियों में नेशनल इंटरनेशनल आर्ट गैलरी है, वहाँ पर जब मेरा शो हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत भवन मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, वहाँ भी मेरा एग्जीबिशन हुआ। और हमारा इंडियन एक्सप्रेस में लोक सत्ता में था। तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों के एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में, जो भी एक्सप्रेस लोक सत्ता के फोटोग्राफर थे, उन लोगों का एग्जीबिशन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हर जगह हुए हैं। तो एक ग्रुप शो में भी मेरा ऑल ओवर इंडिया में मेरे एग्जीबिशन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लखनऊ की हमारी एक दर्शक मोहतरमा सुषमा जी ने एक सवाल भेजा है, क्योंकि आपका एग्जीबिशन उन्होंने देखा और आपने जो टाइगर और अन्य जो वहाँ के जो पशु पक्षी जो थे, वो जो वाइल्ड लाइफ जो था, बेहतरीन आपने शूट किया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि संजय जी, मेरा भी एक सवाल मुझसे ज़रूर पूछना। तो मैं, हमारे दर्शक सुषमा जी का ये सवाल है कि सर, जब आप जंगलों में जाते हो फोटोग्राफी करने, क्या आपको डर नहीं लगता और क्या आपके अनुभव होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। और निश्चित रूप से कि जैसा बोला जाता है कि एक चाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ, ये बहुत डिफ़िकल्ट फोटोग्राफी होती है कि एक छोटे बच्चे की फ़ोटोग्राफ निकालना, कभी आप उसको फ्रंट में या स्माइल करने के लिए बोलेंगे तो वो कभी रूठ जाता है, कभी उधर फेस करता है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का भी है कि वो भी आपको जंगल में जाकर उनका फ़ोटो निकालना है। कोई भी टाइगर आपके सामने जाएगा, स्माइल करेगा और इस टाइप से आगे खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं रहता है। आपको सर्च करना पड़ता है, आपके पास अच्छे फ़ोटो लेंस होना चाहिए और बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से आपके पास इक्विपमेंट हो और पेशेंस हो तो आपको बहुत अच्छे फ़ोटो मिलते हैं। अनेक मेरे साथ ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो महाराज बाग का टाइगर हो और या फिर शायद वो हमारे चंद्रपुर ज़िले के बहुत सारे जो हमारे जंगल हैं उनके टाइगर का फ़ोटो हो। बहुत सारी रिस्क हम लोगों ने लिए कि एक चंद्रपुर का मुझे ध्यान है कि जस्ट मैं, प्रदीप मैत्र सर, हम लोग जा रहे थे और वहाँ से एकदम सामने टाइगर हमारी कार के सामने आ गया था। तो जैसे ही हमने देखा तो वहाँ का जो चौकीदार था उस जंगल का, वो एकदम ऊपर अपने झाड़ के ऊपर में चढ़ गया है। तो टाइगर किसी को बकसता नहीं है यदि वो किसी दूसरे मूड में। और एक्चुअली वो इसलिए उस दिन इसलिए गुस्से में था वहाँ का टाइगर कि उसके बच्चों को किसी ने लॉस कर दिया था, उसको भी या तो मार डाला था या कहीं खो गए थे, इसलिए वो हर इंसान के ऊपर में हमला कर रहा था। तो बहुत सारी ऐसे प्रसंग आते हैं जो मेरे 35 साल में लगभग 5-10 प्रसंग ऐसे हैं रिलेटेड टू टाइगर कि वो है ऐसी। जब महाराज बाग में मैं एक नज़दीक से फ़ोटो ले रहा था तो टाइगर ने उस केप से या उस जिस पिंजरे में वो था बाहर निकाल के हाथ डालने की, मुझे कैमरे में मेरे कैमरा छीनने की कोशिश की थी या फिर मुझे नुकसान पहुंचाने की। तो हमको अलर्ट रहना चाहिए, चाहे वो जंगल हो चाहे महाराज बाग हो। और बहुत सारे बर्ड फोटोग्राफी करने के लिए भी बहुत सारे हमको बहुत अच्छे फ़ोटो मिले कि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। बिल्कुल। और वो बोला जाता है कि भाई
फोटोग्राफर, अच्छा प्रेस फोटोग्राफर वो रहता है जो अलर्ट रहे और उसका कैमरा रेडी रहना चाहिए, कब कहाँ कौन सा फ़ोटो आपको किस जगह पर मिल जाएगा कुछ बताते नहीं आता है। तो आपको 24 आवर उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है और निश्चित रूप से अच्छे फ़ोटो तो मिलना ही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी एक आपका एल्बम देखा था सर, जिसके ऊपर में एक ब्रिज बताया गया है। ब्रिज के ऊपर में एक बेहतरीन जो पंछी है वो आसमान की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार, वो जो था सर, आपने जैसे कैमरा ने निकाला और पंछी जा रहा है शूट किया, ऐसा हुआ कि उसके लिए काफ़ी समय आपको लगा था, इंतज़ार करना पड़ा था? संजय भाई बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है मेरे बारे में, बहुत सारी आपने जानकारी निकाल के रखी है। सर, बहुत सारी मेरे जो हमारे जो भी मेहमान आते हैं हम बिना रिसर्च के बात नहीं करते। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे जो भी, चाहे आपके दर्शकों के प्रश्न हो, आपके खुद के हों, और जो भी आपने मेरे बारे में जो भी जानकारी यहाँ से निकाली हो, तो बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से वो मेरा कुछ फ़ोटो ऐसे हैं जिनके लिए मैंने 6 महीने भी मुझे लगे हैं कि मैंने एक नागपुर में ट्रेंड तोड़ा है कि फ़ोटो जर्नलिज्म में कि पहिले मावळता सूरज आणि उगवता सूरज असं नवीन वर्षासाठी हे ऐसे फ़ोटो दिले जात होते, पण मला काहीतरी की डिफरेंट उसमें हमारे मेंटर जो सतीश पावड़े जी, उनका ही बहुत योगदान है कि मैंने एक पहले साल मैंने एक पिक्चर दिया था जो था कि भाई चूजे के अंडे के चूजे में से और एक बच्चा निकलते हुए, और उसमें वो एक न्यू थीम का था न कि भाई एक न्यू ओरिजिन, एक नई शुरुआत हो रही है किसी की लाइफ का, तो वो नया दिन है, साल का पहला दिन है और एक अच्छी शुरुआत है, इस टाइप से वो दिया था। नेक्स्ट ईयर मैंने एक दिया था कि एक छोटा बच्चा है जो कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है और एक बुढ़े बाबा जी हैं जो या अधिक एज के जो पर्सन है वो नीचे आ रहा है। मतलब यदि हम 2024 में कि 2024 नीचे आ रहा है तो वो बुढ़े बाबा जी हैं, और हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे हर साल के लिए मैंने लगभग 8-10 साल कंटिन्यू डिफरेंट वो दिए थे। तो आपका एक क्वेश्चन था, मैं उससे थोड़ा सा साइड में चला गया। क्या क्वेश्चन किया था? मेरे क्वेश्चन तो मेरे अभी आपके सवाल के ऊपर मेरा एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि जब आप फोटोग्राफी करते हो सर, तो फोटोग्राफी करते समय क्या आपको पहला मतलब विजुअल्स लेना है, कैसे लेना है, ये सोचते हो कि वहां जाने के बाद में आपकी सिचुएशन थीम चेंज होती है? बराबर है। अच्छा, एक हमारे सीनियर फोटोग्राफर रहे हैं शंकर महाकालगढ़ जी, वो अक्सर मुझे बोलते थे कि भाई सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे उसमें आंखों में वो पिक्चर बनना चाहिए कि हमको इस असाइनमेंट पे कौन सा पिक्चर लेना है, चाहे वो जंगल हो, चाहे किसी पॉलिटिशियन का कोई फंक्शन हो, या कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में फ्रेम बनना चाहिए कि हमको वहाँ जाके क्या करना है। आपका जो क्वेश्चन था बहुत बढ़िया। मेरी एक बुक है, मेरी 2 बुक आई हैं अभी तक जो इंडिविजुअल मेरी बुक हैं, एक कुंभ मेले की आई है और दूसरा जय भीम जय भारत। उस बुक का शायद आप उस फोटो की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं मुंबई में गया था तो मैंने एक फ़ोटो लिया था जिस फ़ोटो के लिए मुझे 6 घंटे लगे थे, और वो फ़ोटो यही था कि मैं ये दिखाना चाहता था कि चैत्य भूमि है जो कि ओल्ड है, और काफ़ी टाइम से, जब 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ पर निर्वाण दिन हुआ था, उस टाइम से वो चैत्य भूमि वहाँ पर जानी जाती है, और जब से हम जानते हैं, तो वो फ़ोटो था। और मैं ये चाहता था कि एक 21 मंजिल बिल्डिंग के मैं ऊपर चढ़ा तो चैत्य भूमि और अभी का जो वहाँ पर समुद्र के ऊपर में जो ब्रिज बना है, कि उन दोनों का, कि चैत्य भूमि पुराना वो रहे और नया स्ट्रक्चर, कि वहाँ पर जो ब्रिज बना है समुद्र के ऊपर में, मैं दोनों को दिखाना चाहता था। तो वहाँ पर एक हमारा जो केबल रहता है उसका वायर बहुत ऊपर नीचे आता था। मैं ये चाह रहा था इन दोनों के बीच में मुझे कोई एक आध बर्ड्स मिल जाए तो और उस फोटो में 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे मैंने फोटोग्राफर के बारे में देखा सुना है कि वो कुछ जो बिजली तड़कती है कुछ उसका इंतजार करते हैं, कुछ बर्ड्स का इंतजार करते हैं, कुछ टाइगर रखना पड़ता है। यस, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है कि हमने चाहे स्टैंड पर हो या एक जगह पर हम लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारे फ्रेम किस टाइप से बन रहा है, कौन सी चीज़ बर्ड्स कहाँ पर आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ आना चाहिए। जैसे जो शंकर राव जी ने बोला था कि आप पहले फ्रेम बना लीजिए कि हमको हमारे पिक्चर में कहाँ क्या चाहिए। और काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दिया कि पहले सोचना चाहिए हमें क्या करना है, फ्रेम बना के रखने से नहीं होता, उसका इंतज़ार भी करना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंतज़ार के फल काफ़ी मीठे होते हैं। वैसे ये जो कहावत है इसको आपने चरितार्थ किया है सर।
हमारे प्रयागराज से हमारे दूसरे दर्शक शुभम जुड़ चुके थे। उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी नावल्स में पढ़ते हैं। हाल ही में उन्होंने एक नावल शशि थरूर जी का बीच में उन्होंने एक पढ़ा था, तो उनका एक सवाल था कि शशि थरूर साहब एक वर्ल्ड क्लास नावल राइटर है और उनके फ्रंट पेज पर शेखर भाई आपकी मतलब वो तस्वीर यानी फ़ोटो जो लिया था वो छपी थी, तो उसके बारे में सोनी साहब क्या कहना चाहते हैं? ऐसे शुभम का ये प्रयागराज से कहना था। संजय भाई, आपके चैनल के आपके लोग भी, आपके जो भी दर्शक हैं, जो भी प्रेक्षक हैं, वो भी सच में बहुत स्मार्ट हैं कि जिस तरह से आपने रिसर्च किया है, वो लोग भी कहाँ से, और सच में बहुत अच्छी बुक है शशि थरूर साहब की। और वो फ़ोटो जो शशि थरूर साहब की बुक राइट के ऊपर में मेरा फ्रंट पेज छपा है, वो मैं अकोला में एक राइट हुआ था, उससे रिलेटेड वो पिक्चर था। और जब शशि थरूर जी ने इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर मेरा वो फ़ोटो देखा तो उन्होंने मेरे यहाँ के एडिटर को फ़ोन किया और बोले ये बहुत अच्छा पिक्चर है और मेरी नावल में मैं फ्रंट पेज बनाना चाहता हूँ, आप इस फोटोग्राफर से दिलवा देंगे तो अच्छा होगा। मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई कि शशि थरूर साहब का भी मैंने बहुत नाम सुना था और वो तो यूएन के बहुत बड़े व्यक्ति बनते बनते रह गए किसी वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, बट उनका बहुत बड़ा नाम है नावल के मामले में और निश्चित रूप से पॉलिटिक्स के मामले में भी। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा उनका इंग्लिश और बहुत अच्छा वो सदन में अपनी बात रखते हैं। तो मैं खुद भी उनसे प्रभावित हूँ। 2-3 बार वो नागपुर में भी आ चुके हैं, उनसे पर्सनल मुलाकात हुई और मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और सच में वो फ्रंट पेज जब बना और उन्होंने उसका जो भी हमारा एक उसका रिवार्ड जो मिलना चाहिए वो सब कुछ उन्होंने दिया, मेरा उस बुक में, उस नावल में नाम दिया और एक अच्छा पैसा भी उन्होंने दिया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इस तरह से बहुत सारी 25-50 बुक में मेरे कुछ फ़ोटो फ्रंट पेज पर आए, कुछ में मैंने कुछ 2-4 फोटोग्राफर लोगों के साथ में शेयर किया है कुछ बुक में, तो एक अच्छा वो मिलता है। और शशि थरूर जी से जब मिला तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट ही मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत बोला था कि आपका अच्छी बुक में आपका फ़ोटो छपा है, थैंक यू। बिल्कुल 1987 से लेकर अब तक के आपका ये जो सफ़र रहा ये काबिल तारीफ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि हम भी दर्शकों हम आपको बता दें कि सर भले प्रिंट के लिए काम करते हैं, हम भी पिछले 20-25 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कामकाज करते हैं, मगर जब भी फील्ड पे हम सर से मिलते हैं तो सर का जो कामकाज है वो सबसे अलग होता है। मतलब देखते ही बनता है कि कोई पुलिस किसी को लाठीचार्ज हो रहा है तो ऐसे नहीं कि अपने दूर से ले, उसके नज़दीक जाके विजुअल लेते हैं। दोनों काफ़ी ऐसी बातें सर, लेकिन आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई पढ़ना चाहता है। हमारे नागपुर के 8 ऐसे विद्यार्थी है, मैं उनके नाम गिना देता हूँ, जिसमें संजय है, अजय है, मनीष है और महेश है, तो वही सुरेखा है, हमारी सुषमा है, रेखा है और जया है। इनका ये सवाल था कि सर हम भी आपके पदचिन्हों पे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, क्या भविष्य में कोई आपकी ऐसी कोई योजना है उनके लिए, या क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिन रघुराज जी को मैं बहुत मानता हूँ, उनसे ही मैंने एक प्रश्न किया था जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था दिल्ली में, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन भी यही था और आपका भी शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, या और भी हूँ, आई डोंट नो। बट मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा सर ये नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, उससे रिलेटेड ही आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है, या जो भी आपके दर्शक का हो। तो निश्चित रूप से कोई भी जो भी फोटोग्राफर हो, रघुराज सर का उत्तर ये था भाई जितने समय में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे आज रघुराज सर का जन्म जो है 18 दिसंबर 1942 है और आज वो 82 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और आज भी मुझे मेरे से भी ज़्यादा वो एनर्जेटिक लगते हैं। और 80-82 साल के होने के बाद में भी उनके समकालीन अमिताभ बच्चन भी हैं जो 11 अक्टूबर 1942 का उनका जन्म है। ये दोनों को देख के कि जिस तरह से आज हम KBC देखते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है हमें कि भाई ये देखिए ये लोग इस एज में 82 में भी इतना काम कर रहे हैं, अमिताभ जी इतना ऐड करते हैं, रघुराज जी इतना बुक करते हैं, इतना ऑल ओवर वर्ल्ड में वो घूमते रहते हैं। तो हम लोगों का एज तो अभी बहुत कम है, मैं अभी 60 भी कंप्लीट होने का हूँ, तो हमको उनसे बहुत महत्व, हमारे बारे में, खुद के बारे में सोचने, देखने, सुनने और आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा मिलती है। तो रघुराज सर ने ये बोला था कि नई पीढ़ी के लिए मेरा कहना है ये कि जिन 50 साल, जिन 80 साल में मैं यहाँ तक आया हूँ और जितना काम मैंने किया है उससे कम समय में हमारे आने वाले फोटोग्राफर्स, अपकमिंग फोटोग्राफर उससे कम समय में अच्छा काम करें
करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये मैसेज मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा कि सचमुच में जबकि रघुराय जी ने इतना काम किया, इतनी 50 बुक आई हैं उनके 50 साल के कैरियर में, ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी एग्जीबिशन हॉल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, हर जगह उनके परमानेंट वर्क लगे हुए, इतनी फोटोग्राफी इन्होंने, खासतौर से रघुराज जी को रूरल इंडिया की फोटोग्राफी के लिए जाना जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उनको पद्मश्री भी हमारी गवर्नमेंट ने दी है कि जब बांग्लादेश अभी जल रहा है और उस टाइम में जब बांग्लादेश का डिवीज़न हुआ था उस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, अपने को उसमें झोंक दिया था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ की फोटोग्राफी की थी, जो हमारी कंट्री के सब फ्रंट पेज बहुत सारे पेपर हैं वो छपा था। और उसके लिए उस टाइम की पीएम इंदिरा गांधी जी ने उनको वो पद्मश्री अवार्ड दिया था। तो जब रघुराय जैसी ऐसी शख्सियत ये बोलती है कि अपकमिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत ये है कि कम टाइम में वो आगे बढ़ें और बहुत स्पीड से काम करें, बहुत अच्छा काम करें, जो काम पहले हो चुका है उससे नया और अच्छा काम करें। ये ही मेरी सोच, ये ही मेरी इन बात का समर्थन उनके लिए है। और मैं अपने तरफ से 2 बातें और ये बोलना चाहूँगा कि उस टाइम में तो रघुराज सर के पास में मीडियम या मेरे टाइम में कम था, आज के टाइम में तो इतना सारा मीडियम हमारे पास में है कि बहुत कुछ हम कर सकते हैं बहुत फास्ट, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, और बहुत सारे मीडियम आज के टाइम में, बहुत अच्छे कैमरे हैं, बहुत अच्छे मेंटर हैं जो आपको बता सकते हैं किस टाइम में क्या करने का। तो अभी नए फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा चांस है। और निश्चित रूप से ये फोटोग्राफी कभी भी मरने वाली नहीं है। ये फोटोग्राफी आप सोचिए कि जो धीरू भाई अंबानी का सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस मोबाइल में एक कैमरा दे दिया गया है और वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति आज फोटोग्राफर है और उसकी ज़रूरत भी है। और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे डिफरेंट मीडियम हो, उसके माध्यम से आप अभी जस्ट यहाँ फ़ोटो निकाला या कोई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में कहीं भी फ़ोटो निकला, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारे ओवर वर्ल्ड में फ़ोटो सेंड कर देते हैं। ये बहुत अच्छा वो है। तो अभी के लोगों को बहुत चांस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो फोटोग्राफी हो, और निश्चित रूप से सब। और देखिए, बगैर बेसिक फोटोग्राफी के, बगैर बेसिक नॉलेज के हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ शेखर साहब, मैं यही अभी सुनने के लिए बाकी था कि इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्या जीवन में हम किसी भी क्षेत्र में जब कामकाज करते हैं तो वो जो कामकाज है वो शॉर्टकट होना या नहीं चाहिए? शॉर्टकट चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या कहना चाहते हो? शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। देखिए, रघुराज सर ने भी कि वो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं और उनके बड़े भाई से वो सीखे थे, यशपाल सर से, और उन्होंने लाइफ में, और वो सिविल इंजीनियर में उन्होंने डिप्लोमा किया, वो सब चीज़ें, लेकिन वो इंजीनियर बनना चाहते थे। लेकिन जब बड़े भाई को देखा कि वो फोटोग्राफी करते हैं और उनसे ज़्यादा नाम, यशपाल जी से नाम रघुराज सर ने ज़्यादा कमाया और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। तो फोटोग्राफी का भी कोई शॉर्टकट नहीं रहता है, नो कोई फास्ट फूड भी नहीं है। जो जिस डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन से जो फोटोग्राफर काम करेगा, 100% डालकर जो फोटोग्राफर काम करेगा, उसको सफलता मिलना ही है। सफलता जाएगी कहाँ? और रघुराज सर बोलते हैं कि वही खोजो तो खुदा मिल जाता है। आप तो फोटो खोजने निकले हैं, तो आप खोजिए, वो चीज़ें खोजिए जो कहीं अभी तक नहीं आई हैं। आप डिफरेंट काम करेंगे, डिटेच होकर आप काम करेंगे तो आपका पिक्चर अच्छा बनेगा, आपकी तारीफ होगी। अब सब पेपर में भी वही फोटो है और आपने भी वही दिया है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा। आपकी सोच डिफरेंट होना चाहिए। चाहे एक असाइनमेंट पर 100 फोटोग्राफर हो, 10 हो या कुछ, उनमें भी आप डिफरेंट फोटोग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट पिक्चर आएगा तो लोग उसकी तारीफ करेंगे। तो इसलिए आपको डिफरेंट ही बनाना है और बगैर पढ़े कुछ नहीं होता है। ठीक है, पढ़ना जरूरी, लेकिन आप समर्पित कर दीजिए अपने आप को, तो उसके हिसाब से आपको निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, रिजल्ट उन्हें मिलेगा जो निश्चित रूप से अच्छा कामकाज करेंगे। और कभी भी जीवन में शॉर्टकट नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे सामने जो शख्सियत, जो पर्सनैलिटी बैठी है, इन्होंने काफ़ी इस क्षेत्र में पापड़ बेले हैं, तब कहीं जाके कुर्रम जैसा आज ये स्वाद आ रहा है। और मैं भी आपके लिए दुआएं करूंगा भगवान से कि आपको भविष्य जो है और भी उज्जवल हो और काफ़ी लंबी उम्र आपकी हो, क्योंकि इस देश के लिए, इस समाज के लिए, और ख़ासतौर पे मेरे HN न्यूज़ के लाखों जो युवा साथी है जो आपको गौर से देख रहे, सुन रहे, उनके लिए आपके जैसे पर्सनैलिटी की बेहद ज़रूरी है। तो जाते जाते मेरे उन नौजवान साथियों को क्या एक बार मार्गदर्शन के तौर पे क्या कहना चाहते हो?
बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि फोटोग्राफी एक थ्रिलिंग लाइफ बोला जाता है। एक प्रेस फोटोग्राफर की जो लाइफ होती है वो थ्रिलिंग लाइफ होती है, और मैं 35 साल से प्रेस फोटोग्राफर हूँ। तो मेरा प्रेस फोटोग्राफी में ज़्यादा वो है। शायद यदि मैं प्रेस फोटोग्राफर नहीं होता था तो मैं बहुत मिस करता था, और मैंने इस प्रोफेशन से बहुत प्यार किया है। लोगों ने ही मुझे बहुत प्यार किया, महाराष्ट्र ने मुझे बहुत प्यार किया, एमपी ने मुझे जन्म दिया है। और मैं जो अपकमिंग फोटोग्राफर हूँ उनसे यही कि आप 100% डाल के फ़ोटोग्राफी में विश्वास रख के, फ़ोटोग्राफी में बहुत अच्छा कैरियर है। और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो फ़ोटोग्राफी में आज कोई वास्ता नहीं रखते हैं लेकिन कोई इंटरव्यू देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, जो इस चैनल को प्यार करते हैं, उनके लिए मेरा कहना यही है कि आप भी एक अच्छे फ़ोटोग्राफ़र, भले ही आप घर में रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं या आसपास के कोई छोटे कैमरे से फ़ोटोग्राफी करते हैं, आप थोड़ी बहुत शिक्षा कहीं से भी मिले ले लीजिए। चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा हो, आपके आसपास में कोई फ़ोटोग्राफ़र हो, या किसी फ़ोटोग्राफ़र से जुड़ जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। कुछ थोड़ा बहुत पैसा भी खर्च करना पड़े तो सीखिए, और आप बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हो सकते हैं। बहुत सारी एग्जीबिशन कॉम्पिटिशन होते हैं फ़ोटोग्राफी के, आप उसमें अपने फ़ोटो भेज के बहुत सारे अवार्ड ले सकते हैं। बहुत सारी मैगज़ीन में आपकी फ़ोटो छप सकते हैं, आपका खुद का एग्जीबिशन कर सकते हैं, आपकी बुक आ सकती है। बहुत सारा वो है, जब आप इसमें आएंगे और इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते दिख जाएंगे। जो जैसा बोला जाता है ना कि आप वहाँ तक आगे चलते तो रहिए, आगे का रास्ता आपको खुद मिलता जाएगा। तो वैसे ही आप आगे बढ़ते रहिए फ़ोटोग्राफी में, आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था। मैं तो एक छोटा फ़ोटोग्राफ़र था और 500 रुपये का कैमरा था और पोस्ट कार्ड साइज़ के फ़ोटो वो करता था, लेकिन जो सब कुछ मुझे मिला है, दिया है, भरपूर दिया है। और ठीक है कि एक एज ए फोटोग्राफर, एज ए आर्टिस्ट करके कोई भी संतुष्ट, सेटिस्फाइड नहीं होता है। रघुराज सर से मैंने क्वेश्चन किया था कि सर आपको जो लाइफ में चाहिए था वो मिल गया क्या? बोले अभी ये शुरुआत है। जब भी वो उनसे बोलते हैं अभी तो बहुत कुछ करना है। हर आर्टिस्ट को बहुत कुछ करना रहता है, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ मिलेगा, आप बस चलते रहिए। आई लव वेरी मच फोटोग्राफी, आई लव फोटो जर्नलिज्म। तो और ख़ास तौर से मुझे इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में बुलाया है, इसलिए मैं आपके दर्शकों का, आपकी चैनल का, आपका जो मैनेजमेंट है, जो मुझे इस टाइप से मेरी बात दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उस आपकी पूरी टीम का, संजय जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया हूं कि आपने मुझे वक्त देकर यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। जाते जाते लगभग सवाल तो सभी हो गए। मैं एक मेरा किस्सा बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक फ़ोटो निकाला। फ़ोटो निकालने के बाद उसकी फ़ोटो पूरी तरह से ब्लैक थी और उसमें सिर्फ एक सफ़ेद पॉइंट था। मैंने कहा भैया तेरी फ़ोटो में तो किसी का विजुलाइज हो ही नहीं रहा है, कोई दिख नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा गौर से देखें। तो फिर भी मेरी वो देखने की मतलब काम ही नहीं था। तो मैंने जब देखा तो दिखा ही नहीं। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पूरे काले इस पिक्चर में एक वाइट ऐसा एक पॉइंट दिखा। तो मैंने बोला भैया ये क्या है? तो बोले अंधेरे से उजाले की ओर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। तो दर्शकों, वर्ल्ड डे के फोटोग्राफी डे पे आज के हमारे मेहमान खास मुलाकात में शहर के वरिष्ठ फोटो पत्रकार शेखर सोनी जी आए थे, जिन्होंने बखूबी बेबाकी के साथ बात करते हुए अपने तमाम अनुभवों को आपके साथ में साझा किया। अगली बार हम फिर शेखर भाई से फिर किसी नए टॉपिक को लेके आपसे जरूर रूबरू करवाएंगे। तब तक खास मुलाकात और वर्ल्ड डे फोटोग्राफी डे के इस पावन पर्व पर मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल AHN न्यूज का खास मुलाकात नागपुर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार।